नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएन टॉक पर। आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ। इसकी ये 10वां लेक्चर होगा। इसके पहले मैं 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको पता ही है कि ये हमारी श्रृंखला जो चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल साइंस के आने वाली वैकेंसी के लिए है। लेकिन अभी जो हम टॉपिक चला रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसी दृष्टिकोण से हम पढ़ा रहे हैं ताकि एक अच्छी समझ विकसित हो। आज अपना लेक्चर हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक से। कल हमने देखा था क्रिस्प मिशन, उसके बाद गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे एक अलग तरीके से, क्योंकि आपको पता है 1939 में, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। उसी बीच में त्रिपुरा हरिपुरा संकट इसके पहले हम देख चुके हैं। और उसके बाद अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंडियन नेशनल आर्मी, या इसको हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज क्या है, इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम जो विचार आया था वो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे मोहन सिंह, उनके दिमाग में आया था। मोहन सिंह थे उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। और आपको पता है कि ब्रिटिश सेना के अधिकारी होने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में ये ब्रिटेन की सेना की तरफ से भाग लिए थे और दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे सिंगापुर और फिलीपींस जगहों पे लड़ने गए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया था और ब्रिटेन भी शामिल था विश्व युद्ध में। तो उसी सेना की तरफ से मोहन सिंह गए थे। तो उन्हीं के दिमाग में आया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाए। देखिए, जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना आज़ाद हिंद फौज की मेन उद्देश्य था। आपको पता है कि ब्रिटेन जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हारता चला आ रहा था, सिंगापुर से, फिलीपींस से, थाईलैंड से, हर जगह से हार रहा था। और उसको हरा कौन रहा था? जापान था। तो जापानी सेना हराती जा रही थी और सारे जितने भी भारतीय ब्रिटिश कैदी थे, जितने भी भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, उनको क्या होता था? युद्धबंदी बना लिया जाता था। तो मोहन सिंह भी हार गए थे सिंगापुर में। तो मोहन सिंह को भी बंदी बनाया गया था। तो उन्हीं के दिमाग में आया था कि क्यों न जापानी सेना की सहायता से जितने भी युद्धबंदी हैं अभी बनाए गए हैं जापान के द्वारा, उनको मिला करके एक सेना बनाई जाए और उसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा जाए और उसी के मदद से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तो हम आज़ाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि देख चुके हैं। अब देखते हैं इसके प्रथम चरण। 2 चरण इसके होंगे। प्रथम चरण में हम देखेंगे कि प्रथम चरण में मोहन सिंह की भूमिका देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। तो प्रथम चरण, सिंगापुर पर जापानियों का कब्जे के बाद, जापानियों ने कब्जा कर लिया सिंगापुर में, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था। 45,000 ब्रिटिश भारतीय युद्धबंदी प्राप्त हुए। किसको? मोहन सिंह को, क्योंकि वही अगुआ थे इसके। 45,000 ब्रिटिश भारतीय युद्धबंदी प्राप्त हुए, जिनमें से 1942 के अंत तक 40,000 जो सैनिक थे वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। जापान ने मान लिया था कि ठीक है, आप ये सेना बनाइए और हमारे साथ मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़िए। तो 40,000 मिल करके 40,000 लोगों ने आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया। इसी बीच में होता क्या, आपको पता है, कल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू रहता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत में स्वतः स्फूर्त नेतृत्व में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ने लगता है। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से दबाव में है। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इस आज़ाद हिंद फौज पर भी पड़ा था, क्योंकि इससे ये शक्ति इनको प्राप्त हुई कि चूँकि भारत में पहले से ही इतना ज़्यादा विद्रोह चल रहा है, हर जगह दंगे फसाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो यही अच्छा समय है आज़ाद हिंद फौज को आगे लेके जाने का। तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था आज़ाद हिंद फौज में। इसी क्रम में 1 सितंबर 1942 को, ये डेट याद रखिएगा, इसी दिन 16,300 भारतीय ब्रिटिश सैनिक जो थे उसमें कैदी थे, उनको ले करके आज़ाद हिंद फौज, जिसको INA भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी की पहली बटालियन का गठन किया गया था 1 सितंबर 1942 को। ठीक, अब क्या हुआ? बटालियन गठित हो गई। एक विषय पे मतभेद हो गया। उस मतभेद को समझते हैं, क्या मतभेद था? विषय था जापानी और मोहन सिंह के बीच में मतभेद। जापानी चाहते थे कि भारत पर आक्रमण करने के संबंध में
भारतीय सेना सिर्फ क्या हो, प्रतीक हो, थोड़ी सी सैनिक हो, ताकि उनकी मदद से हम भारत में लेजिटिमेसी गेन करें, वैधता गेन करें और पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लें। तो वो चाहते थे कि भारतीय सेना केवल प्रतीक के तौर पर हो, उनकी संख्या केवल कितनी हो, 2000 हो। लेकिन मोहन सिंह ये नहीं चाहते थे। मोहन सिंह चाहते थे कि कम से कम 2 लाख सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया जाए, ताकि भारत पे जो आक्रमण हो उससे हमको फ़ायदा हो, न को ज़्यादातर जापानियों को। इसी को लेकर के मतभेद हो जाता है और मोहन सिंह इस पृष्ठभूमि से गायब हो जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज एक बार फिर से दिशाहीन हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, प्रथम चरण समाप्त हो जाता है इस मतभेद के बाद। अब देखते हैं द्वितीय चरण में क्या होता है। देखिए, 2 जुलाई 1943 को बोस क्या होता है, सिंगापुर पहुंचते हैं। तो बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। इसके पहले देखेंगे बोस की क्या पृष्ठभूमि रही। नेताजी को यानी बोस जी को 1941 में भारत में नज़रबंद किया गया था। नज़रबंद क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता ही है कि ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इसी में ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जाए और ब्रिटेन को घुटने पर टिकवा दिया जाए और उनके ऊपर दबाव बना के स्वतंत्रता हासिल कर ली जाए। इनके ऊपर साम्यवाद का भी ज़्यादा प्रभाव था, तो उग्र विचारधारा के थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर नज़र बनाई हुई थी, इसलिए इनको वहाँ पर नज़रबंद कर देती है 1941 में ही। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये नज़रबंद का पूरा घेरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करा था उसको तोड़ करके वहाँ से गायब होते हैं। 1941 में वहाँ से गायब होते हैं। वहाँ से भागकर सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से रूस जाते हैं और रूस से जर्मनी होते हुए फरवरी 1943 में जापान पहुँचते हैं। जापान क्यों पहुँचते हैं? देखिए, जर्मनी भी पहुँचते हैं, रूस भी पहुँचते हैं। इन लोगों से मदद मांगते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम भारत को ब्रिटिश सेना सरकार से आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इनको सफलता ज़्यादा नहीं मिलती है, तो अंततः ये जापान पहुँचते हैं। क्योंकि जापान उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश को पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सैनिकों को हरा रहा था, इसलिए इनको उम्मीद जगी कि जापान इनकी मदद कर सकता है। जापान में फरवरी 1943 को ये पहुंचते हैं और जापानियों ने इनकी मदद भी की। ठीक, जापानियों ने मदद की और इनको कहा कि आप सिंगापुर जाइए, वहाँ पे आप इसका नेतृत्व करिए। तो उसके बाद सिंगापुर आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को। देखिए, अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी होते हुए ये सिंगापुर 2 जुलाई 1943 को आ जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की पहले से पृष्ठभूमि बनी हुई है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति हैं रास बिहारी बोस। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी अच्छी मदद की थी, सहायता की थी। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आते हैं, पूरा उत्साह का लहर है। आज़ाद हिंद फौज पूरी तरीके से उत्साहित है कि बोस आ गए हैं। बोस की कार्यशैली से सभी पहले से परिचित थे और प्रभावित भी थे। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और इसका एक मुख्यालय रंगून में भी बनाया। अस्थायी सरकार मतलब हम आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अगर भारत पे विजय प्राप्त करते हैं तो उसको चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। उसी सरकार को ये अस्थायी नॉन परमानेंट गवर्नमेंट कहते हैं। सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं अक्टूबर 1943 में और एक शाखा इसका रंगून में भी बनाते हैं। इनकी कार्यशैली थोड़ा अलग है, इसलिए बोस क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज में नागरिकों और गैर नागरिकों यानी कि सैनिकों को दोनों का भर्ती करते हैं, जबकि मोहन सिंह सिर्फ सैनिकों की भर्ती करते हैं। ये नागरिकों को भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी सेना में भर्ती करने का अवसर देते हैं। इन्होंने क्या किया, एक महिलाओं की टुकड़ी भी बनाया था, मोहन सिंह ये नहीं किए थे, तो इन्होंने महिला टुकड़ी भी बनाई। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक, उसका गठन किया था। ये सब होने के बाद इन्होंने जुलाई 1944 को, देखिए जुलाई 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, यानी विश्व युद्ध खत्म होने के लगभग 1 साल पहले भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के रूप में ये रेडियो के माध्यम से उद्घोषणा करते हैं और महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक, जुलाई 1944 में ये शुरू कर देते हैं अपना अभियान और ये लोग धीरे धीरे थाईलैंड, बर्मा होते हुए भारत के नागालैंड, मणिपुर क्षेत्र तक घुस आते हैं। इससे पहले कि इनको भारत में सफलता मिलती, जापान के ऊपर एक परमाणु हमला हो जाता है। जापान पता ही आपको आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सहयोगी है। जापान पे अमेरिका हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, हमने बताया 6 अगस्त 1945 को क्या होता है, उसके ऊपर परमाणु हमला कर देता है अमेरिका। और जापान इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है, उसकी इकोनॉमी और हर तरीके से मानव क्षति होती है, रिसोर्स बर्बाद हो जाता है और परमाणु हमले से। इसी वजह से जापान क्या करता है, विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है। जब आत्मसमर्पण कर देता है तो आज़ाद हिंद फौज क्या होता है, पंगु हो जाती है। आईएनए, उसके सैनिक हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि जापान के सहयोग से ही ये आगे बढ़ रहे थे।
उसके बाद क्या हुआ, सारे जितने भी आईएनए के सैनिक थे जो कि भारत में घुस आए थे उनको युद्धबंदी बना लिया जाता है, और उन सब पे क्या होता है, ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में ला करके उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको माना जा रहा था कि ताज के प्रति इन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि ब्रिटिश उस समय भारत पर कब्जा कर रखे थे, इसलिए ताज के प्रति इन लोगों ने इसको विद्रोह माना था, इसलिए राजद्रोह का मुकदमा चला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकदमा था, इसको आज़ाद हिंद फौज मुकदमा के नाम से इतिहास में याद किया जाता है इनके कैदियों को। वैसे तो बहुत सारे मुकदमा चले थे, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुकदमा था वो अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, युद्धबंदी बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार का राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाह रही थी। इसकी प्रतिक्रिया, जो रिएक्शंस हुआ भारतीय जनता में, बहुत तीव्र हुई, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि चूंकि आज़ाद हिंद फौज भारत को आज़ाद करने के लिए आई थी, इसलिए इन लोगों के प्रति इनकी ज़्यादा सिंपैथी थी। उनको इससे मतलब नहीं था कि ये ताज के प्रति राजद्रोह है या क्या है। ठीक, पूरा देश इनके बचाव में आ गया। जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके बचाव के लिए पूरा देश एक साथ आ गया था, और इसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी भारत में किया गया, और इनको आर्थिक मदद देने के लिए, यानी जितने भी लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था उनकी आर्थिक मदद के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। उस समिति का नाम था आईएनए राहत तथा जांच समिति। इनको कंपनसेट किया जाता था, इनको पैसे दिया जाता था, इनके परिवार को संरक्षण इस समिति के माध्यम से किया जाता था। सबसे हाईलाइटेड जो मुकदमा था वो आईएनए पर मुकदमा था, वो लाल किला में चलाया गया। ठीक, जिसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे, प्रेम कुमार सहगल, ये क्या थे, हिंदू थे, शाहनवाज खान मुसलमान थे, और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो ये सिख थे। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों के ऊपर मुकदमा चला था। तो एक तरह से भारत में एकता का संचार हुआ, क्योंकि ये तीनों अलग अलग जाति और धर्म से थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही थी। तो तीनों के प्रति जब एक साथ प्रतिक्रिया हुई इनके मुकदमे के खिलाफ, तो ये काफ़ी अलग अलग संदेश था भारतीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, क्योंकि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में ये बहुत ही अच्छा एक माहौल बन रहा था। इनके बचाव में कौन कौन उतरा था, भूलाभाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और इनके सहयोगी कौन लोग थे, काटजू थी, और एक अरुणा आसफ अली थे। ये सब लोग इनकी मदद में उतर आए थे। हुआ क्या, दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946 में दिल्ली के लाल किला में ये मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के जन दबाव में आकर के इस मुकदमे को वापस ले लेती है, और तीनों लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये आज़ाद हिंद फौज का पूरा इतिहास हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सी राजागोपालाचारी फार्मूला क्या है। देखिए, 10 जुलाई 1944 को, आपको पता है इसके पहले क्रिस कमीशन आया था, उस पर बहुत सारी आपत्ति दर्ज की गई। ठीक, मुस्लिम लीग राजनेता, क्योंकि पाकिस्तान की मांग नहीं थी, और कांग्रेस की अपनी कुछ आपत्ति थी, जिसकी वजह से क्रिस कमीशन असफल हो चुका था। तो आपको पता है कि राजनीतिक गतिरोध की वजह से ही ये सारी समस्या खड़ा हो रही थी। तो इसी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजागोपालाचारी ने एक फार्मूला सामने रखा। सी राजागोपालाचारी उसमें वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। तो उन्होंने 10 जुलाई 1944 को एक संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए, तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी खाई बढ़ चुकी थी, आपको पता है, एक पृथक देश की मांग मुस्लिम लीग पहले से ही कर रहा था, डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सी राजागोपालाचारी ने एक फार्मूला तैयार किया। इसी फार्मूले को सी राजागोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। ठीक, यह फार्मूला क्या था, फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान के अवधारणा के प्रस्ताव का ही एक रूप था। अप्रत्यक्ष तरीके से एक्सेप्ट कर रहे थे कि पृथक पाकिस्तान की मांग लेनी चाहिए, और इसका समर्थन कहीं न कहीं गांधी जी ने भी किया था। इसका प्रावधान देखते हैं, बहुत छोटा सा प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करे। पहले वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट करे, तभी तो बात होगी कि भाई आपको पाकिस्तान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम लीग की स्वतंत्रता जो चल रही है, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, उसकी मांग को एक साथ आए और उसको स्वीकार करे। ये पहला प्रावधान था। दूसरा था, प्रांत में अस्थायी सरकार की स्थापना में लीग जो है वो कांग्रेस का सहयोग करे, यानी कि अस्थायी सरकार अगर बनती है तो लीग उसमें सहयोग करे, न कि विद्रोह करे। युद्ध के पश्चात जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये गोपालाचारी फार्मूले में कहा गया, और कहा गया कि सर्वेक्षण कराया जाएगा, फिर तय किया जाएगा कि वे राज्य जिनमें जनमत संरक्षण कराया जा रहा है, सर्वेक्षण, वे पृथक होना चाहते हैं या नहीं।
और उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि ये बातें तभी स्वीकार की जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत शुरू कर देंगे ये सब काम, ये काम तभी होगा जब भारत को ब्रिटेन स्वतंत्र कर देगा। अब इस पर आपत्ति क्या आती है? जिन्ना आपत्ति करते हैं कि कांग्रेस का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार कर ले, पहले ये मान ले, तब हम कहेंगे। द्विराष्ट्र मतलब भारत पाकिस्तान को मान ले कि दो राष्ट्र बनेंगे। और उन्होंने कहा कि जो जनमत संग्रह कराया जाएगा उसमें केवल और केवल मुसलमान मत देंगे, ये कहा गया इसमें, जो कि काफ़ी भेदभावकारी था। आप देख रहे हैं विभाजनकारी विचार है इनका, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और सी राजागोपालचारी फार्मूला बाद में काम नहीं आया, वो भी असफल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वेबल योजना क्या है। वेबल योजना भी वही थी, संवैधानिक गतिरोध जो बना हुआ था भारत में उसको दूर करने के, उसमें ये एक और योजना आती है, जैसे क्रिस्प आया, राजागोपालचारी वाला आया, उसी तरह से वेबल योजना भी आती है। वेबल जो थे, जॉर्ज वेबल उस समय भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के नाम पर इस योजना को वेबल योजना कहा जाता है। इसके गठन का कारण देख रहे हैं, वेबल योजना क्यों आई? क्योंकि सरकार की तरफ से क्रिस्प मिशन के बाद आया था। ठीक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो जापानी आक्रमण का डर, उस समय आपको पता ही है कि जापान आक्रमण कर रहा था। इसके पहले जो आज़ाद हिंद फौज हम बताए हैं वो पूरी हिस्ट्री बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 1940 में ये योजना लेके आते हैं वेबल, इसलिए 40 में तो पता ही है आपको विश्व युद्ध चल रहा है। तो जापानी आक्रमण का भय था, उसको दूर करना चाहते थे। संवैधानिक प्रश्नों का हल किया जाए, क्योंकि भारत में इस पर काफ़ी बवाल हो रहा था। और इंग्लैंड में चुनाव नज़दीक थे, वहाँ पे आम चुनाव होने वाले थे, जिसमें सत्तारूढ़वादी सरकार थी, जो सत्तारूढ़ सरकार थी वो रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव सोच की थी। तो वह समाज की, अपने ब्रिटेन समाज में ये दिखाना चाहते थे कि हम लोकतांत्रिक सुधारों के प्रति काफ़ी उदार हैं, ताकि वहाँ पे वोट उनको मिल सके। इसलिए भी एक दबाव था कि यहाँ पे संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए। इसके अलावा आपको पता है कि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के लड़ रहा था, तो उन राष्ट्रों का भी दबाव था कि भारत के गतिरोध को दूर कीजिए और वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में कीजिए। तो इस दबाव की वजह से भी वेबल के ऊपर दबाव था और उनको भेजा गया कि आप इस योजना को आगे लेके बढ़िए। अब योजना की बात करते हैं। होता क्या है, जून 1945 में देखिए, यानी कि अगस्त में आपका क्या है, अभी अगस्त में हिरोशिमा पर बम गिराएगा अमेरिका और विश्व युद्ध समाप्त होगा। लेकिन उसके ठीक पहले जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और सम्मेलन आयोजित कौन करता है? यही वेबल करते हैं, जो भारत के वायसराय हैं। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा अन्य दल शामिल होते हैं, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाती है कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाएगा। फलस्वरूप वेबल क्या करते हैं, इन लोगों के माने या न मानने के बावजूद उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। उस योजना को ही वेबल योजना कहा जाता है। जून 1945 में जो जारी हुआ था, उसके कुछ प्रावधान हम देख लेते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहला था गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो था सेना का अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी को छोड़ करके गवर्नर के सभी कार्यकारी परिषद के सदस्य भारतीय होंगे। ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके पहले ये नहीं था। उसमें होता था कि कुछ भारतीयों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन अब की क्या हुआ कि इन दो पोस्ट कर छोड़ करके सब जो व्यक्ति होंगे वो भारतीय होंगे। दूसरा कहा गया कि जो परिषद बनेगी उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में होंगे, जो कार्यकारी परिषद बनेगी, यानी कि बराबर संख्या में होंगे। तीसरा क्या था, यद्यपि गवर्नर जनरल का वीटो होता था ना, उनके पास कोई भी अधिनियम पास होता था या बजट पे कटौती करनी होती थी, अपना अगर वीटो लगा देते थे तो वही पास होता था। तो कहा गया कि वीटो यद्यपि समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा, इसको यूज नहीं किया जाएगा। ये तीसरा प्रावधान था। चौथा प्रावधान, जैसे युद्ध समाप्त होगा संविधान निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये भी युद्ध समाप्ति की बात की ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहले प्रतिक्रिया मुस्लिम लीग का आता है। मुस्लिम लीग क्या कहता है? मुस्लिम लीग कहता है कि जो आप मुसलमानों के प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, उसमें ये मान लीजिए कि लीग ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सबसे बड़ी इसकी उलझुल मांग थी, क्योंकि सारे मुस्लिम तो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम तो कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस के लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुसलमानों का। तो ये जिन्ना ने तर्क रखा कि मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए। ये इनकी आपत्ति थी। दूसरा, कांग्रेस की आपत्ति क्या थी? कांग्रेस योजना को विशुद्ध हिंदू कांग्रेस ने कहा कि जो वेबल योजना है वो कांग्रेस को विशुद्ध हिंदू दल बनाना चाहती है, ठीक, जो कि उनको स्वीकार नहीं है। उसका मतलब ये था कि आप ऊपर कह रहे हैं कि परिषद में हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में होंगे, और जो परिषद के सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे और कांग्रेस से होंगे। तो कांग्रेस तो आप कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधि आप उनको मान रहे हैं,
लीग को और हमको हिंदुओं का प्रतिनिधि मान रहे हैं, जो हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी संगठन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भी हैं। तो हमको ये एक्सेप्ट नहीं है कि हम किसी एक जाति के का प्रतिनिधित्व करें, हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए वेबल योजना को क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको बाद में अस्वीकार कर दिया गया, और इस प्रकार वेबल योजना भी फेल हो जाती है। तो आज हम देखें पूरा वेबल योजना, आज़ाद हिंद फौज की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। कल हम इससे आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन किस तरह से आता है, माउंटबेटन योजना क्या है, और लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास होता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन की इस पूरे यूनिट को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर।